हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आज हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ये भाग 5 में है और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक है। अब देखो, जो भाग 5 है ना, इसमें काफी सारी बातें हैं, जैसे कि कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी नींव कब पड़ी। तो आपको पता होना चाहिए, इसकी जो नींव पड़ी थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जो नींव पड़ी थी भारत में, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ी थी और जो इसका गठन हुआ था वो 1774 ईस्वी में हुआ था। देखिए, जो इसकी नींव पड़ी थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पड़ी थी। रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन करना स्टार्ट किया था, जो तो सिस्टमैटिक ढंग से जब शासन किया था, तो ये सबसे पहला एक्ट था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में लाया गया था। अच्छा, इसी एक्ट के माध्यम से 1774 ईस्वी में, कहां पर? कोलकाता में। 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की नींव पड़ी थी और जिसमें कि 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। देखिए, ये जो 3 न्यायाधीश थे, इनके नाम थे चैम्बर्स, लिस्टर्स और हाइट। चैम्बर्स, लिस्टर्स और हाइट। अच्छा, जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्बे। अब देखिए, तो क्लियर है कि जो सुप्रीम कोर्ट की नींव पड़ी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और 1774 ईस्वी में कहां पर हुआ था इसका गठन? कोलकाता में। 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश था। अब देखिए, जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वह भी एक अधिनियम के द्वारा हुई थी और वो अधिनियम था 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम। देखिए, इस एक्ट के माध्यम से जो गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। कहां पर? दिल्ली में। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में किसकी स्थापना हुई थी? संघीय न्यायालय की। संघीय न्यायालय की। इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसमें मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गवेयर। मॉरिस गवेयर। तो देखिए, दोनों चीजें क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ था, जो स्टार्टिंग में जो हुआ था वो 1774 ईस्वी में, जबकि जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में। अच्छा, किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? वो अधिनियम था 1935 का अधिनियम। अच्छा, देखिए, यहां पर एक चीज है गौर करने वाली कि हमने इसको संघीय न्यायालय बोला, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला। तो इसका एक कारण है, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? अंतिम न्यायालय होता है, शीर्ष न्यायालय होता है, यानी कि इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचता। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ऑप्शन बचता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के बाद ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसको इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला गया क्योंकि जो ये निर्णय देगा, इसके विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो ये चीज याद रखना, इसको संघीय न्यायालय इसलिए बोला गया क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन काउंसिल में अपील की जा सकती थी। अपील की जा सकती थी। अब देखिए, अपने सुप्रीम कोर्ट पर आते हैं। तो भारत में संविधान में भाग 5 में और 124 से 147 आर्टिकल में है। अच्छा, गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। तो लिख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कनिया। हीरालाल जे कनिया। तो हमारे भारत में संविधान के अनुरूप जो सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ वो 28 जनवरी 1950 को हुआ और जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कनिया। अब देखिए, आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो 124 है। तो देखिए 124 में सुप्रीम कोर्ट का
गठन है। 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है और ये क्लियर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक शीर्ष न्यायालय होगा, अंतिम न्यायालय होगा, इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखिए इस समय पर 28 जनवरी 1950 को अगर हम बात करें तो न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो थी 7+1, यानी कि 1950 में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो थी 7+1। जबकि हम बात करें 1956 में ये हो गई 10+1। 7+1 माने 7 तो न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश। 1956 में हो गई 10+1 यानी कि 10 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 1960 ईस्वी में 13+1 में 1973 ईस्वी में हो गई 17+1। उसके बाद 1986 ईस्वी में हो गई 25+1 और 2009 के अकॉर्डिंग हो गई 30+1। अब जो न्यायाधीशों की संख्या है वो है 30+1। अभी तक ये इसमें बदलाव नहीं हुआ है। तो लास्ट कब जो चेंज हुआ था वो 2009 में हुआ था। अब देखिए यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि इसको बढ़ा कौन सकता है, तो ये चीज याद रखना कि संसद चाहे तो वो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है और इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए उसे किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण विधि के द्वारा इन सदस्यों की संख्या को वह बढ़ा सकती है। तो ये लिख लेना, संसद न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है, न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। हो गया, इसको देख लो एक बार। उसके बाद बात करते हैं, देखिए न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में, न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बात करते हैं। अच्छा, क्या क्या होनी चाहिए न्यायाधीशों की योग्यताएं? न्यायाधीशों की योग्यताएं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है? सबसे पहले याद रखना, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन, उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो रास्ता होकर जाता है कहां से? उच्च न्यायालय से रास्ता होकर जाता है। ये दो कंडीशन याद रखना, पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। अच्छा, अगर ये कंडीशन नहीं भी होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 5 वर्षों तक न्यायाधीश नहीं है, तब क्या करना है? तब दूसरी कंडीशन है, या न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है, अगर वो 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर नहीं रहा है, तब वह 10 वर्षों तक अधिवक्ता के तौर पर रहा हो, तो वह भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य होगा। एक लास्ट कंडीशन और है, और वह भी है राष्ट्रपति की नजर में विधि का विद्वान, राष्ट्रपति की नजर में विधि का विद्वान। हालांकि इस कंडीशन को आप याद रखना कि इस कंडीशन से आज तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है, इस कंडीशन से आज तक कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए अब देखो, ये आपने योग्यताएं देखी, इसमें बस ये 2 योग्यताएं मेन है, उसके बाद अगर ये नहीं है तो फिर ये, और अगर ये नहीं है तो फिर ये। आगे देखते हैं,
यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि न्यायाधीशों की न्यूनतम उम्र के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। देखो, न्यूनतम उम्र का कोई उल्लेख नहीं है, क्वालिफिकेशन ही इतनी दे रखी है, न्यूनतम उम्र की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अच्छा, सबसे पहले अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है, तो हमेशा याद रखना न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको भी चाहे वो न्यायाधीश बना सके, इसका मतलब ये नहीं है। राष्ट्रपति किसी न किसी के परामर्श से नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की। किसके परामर्श से? देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। कैसे? जैसे 1950 से लेकर 1993 तक, 1950 से लेकर 1993 तक राष्ट्रपति जो नियुक्ति कर रहा था वो किसके परामर्श से कर रहा था? वो किसके परामर्श से कर रहा था? मंत्रिपरिषद के। यानी कि नियुक्ति का अधिकार जो है मंत्रिपरिषद को था कि मंत्रिपरिषद परामर्श देगी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देगा। लेकिन 1993 में एक कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया। 1993 में कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई। अच्छा, ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है? तो इसके लिए एक चीज याद रखना, कॉलेजियम प्रणाली माने न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। अच्छा, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करेंगे, जबकि आपको पता है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखिए, कॉलेजियम प्रणाली क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ये मिलकर परामर्श देंगे किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उन्हीं की नियुक्ति करेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में। यानी कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है? न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। और इस कॉलेजियम प्रणाली में होता कौन कौन है? मुख्य न्यायाधीश होता है और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। और ये परामर्श देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उन्हीं की नियुक्ति कहां पर करता है? सुप्रीम कोर्ट में करता है। ये चीज आप याद रखना। 1950 से लेकर 1993 तक क्या सिस्टम चलता रहा है कि मंत्री परिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। लेकिन 1993 में कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आई और इस कॉलेजियम प्रणाली के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो ये सिस्टम बन गया। हालांकि कई बार जो है संसद ने यह चाहा कि वह जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखे। 2002 में भी एक आयोग आया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से। हालांकि उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन भी हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था ये संवैधानिक संशोधन। और कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 99वां संवैधानिक संशोधन था। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया? इसके अकॉर्डिंग जो है संसद में एक संवैधानिक संशोधन किया गया और एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया और जिसे किस नाम से जाना जाता था? एनजेएसी के नाम से जाना जाता था। यह संवैधानिक संशोधन हुआ कब था? 2015 में हुआ था, एनजेएसी। अच्छा, एनजेएसी में क्या व्यवस्था की गई थी? देखिए, एनजेएसी में जो सदस्यों की संख्या थी वो 6 थी। एनजेएसी में जो सदस्यों की संख्या थी वो 6 थी। अच्छा, ये सदस्य कहां से लिए गए थे? ये 6 सदस्य, इनमें से 2 वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इनमें से 2 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था।
एक विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री, विधि मंत्री, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत थे। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने थे। 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने थे। देखिए, एनजेएसी का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। कब आया? 2015 में। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था, एक विधि मंत्री होने थे इसमें, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने थे। लेकिन ये पहला संवैधानिक संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया। ये कंप्लीट संवैधानिक संशोधन विफल हो गया। इसके बाद फिर वही विधि चल रही है जो 1993 से चली आ रही है। कौन सी विधि? कॉलेजियम प्रणाली, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी? कॉलेजियम प्रणाली के अकॉर्डिंग होगी। अब देखिए, यहां पर एक प्रश्न बनता है। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी? तो ये याद रखना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में सिर्फ एक चीज याद रखना, जो भी वरिष्ठ होता है वही मुख्य न्यायाधीश होता है। यानी कि राष्ट्रपति उसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनेगा जो भी वरिष्ठ होता है। अभी तक वैसे इसका 2-3 कब एक तो अजीत नाथ रे जब इनको चुना गया था तो ये वरिष्ठता के आधार पर नहीं चुना गया था, हालांकि ये तीसरे चौथे नंबर पर आते थे। और एक थे हमीदुल्ला बेग। यहां दोनों ही कंडीशन में इसका उल्लंघन किया गया। ये 1973 में हुआ था और इनको कब निर्वाचित किया गया था? 1977 में। तो ये चीज याद रखना कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? जो भी वरिष्ठ होता है वही मुख्य न्यायाधीश होता है, और सिर्फ इसका 2 बार उल्लंघन हुआ है और आगे भी इसके होने के चांसेस हैं। अजीत नाथ रे 1973 में चुन लिए गए थे जबकि वो वरिष्ठ नहीं थे, और हमीदुल्ला बेग 1977 में चुन लिए गए थे और वो भी वरिष्ठ नहीं थे। अब देखिए, बात करते हैं न्यायाधीशों की शपथ की। न्यायाधीशों की शपथ की बात करते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर पूछा जाए कि न्यायाधीशों को शपथ दिलाता कौन है, तो सिंपल सी बात है, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। शपथ की अगर हम बात करें तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन एक चीज जो व्यवहार में होती है वो आपको याद रखनी है, राष्ट्रपति सिर्फ मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। ये व्यवहार में होता है। हालांकि प्रश्न जब भी आएगा आपसे तो ध्यान रखना, न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। हालांकि लिख लेते हैं इसको भी, राष्ट्रपति केवल मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। और ध्यान रखना, और ये मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। हालांकि अगर जब भी प्रश्न आए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी प्रश्न आए तो आपको याद रखना है कि शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट, अब देखिए, न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो कार्यकाल संबंध में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी कि कौन कब तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना रह सकता है? वही 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश बना रह सकता है। अच्छा, इससे पहले भी चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। 65 वर्ष की आयु से अगर उसको त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगर हटाया जाना है, अगर किसी न्यायाधीश को हटाया जाना है तो किस विधि से हटाया जाएगा?
संसद के द्वारा, अगर संसद चाहे तो न्यायाधीशों को हटा सकती है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है हटाए जाने के लिए, ये याद रखना, प्रमाणित कदाचार, प्रमाणित कदाचार तथा संविधान के, प्रमाणित कदाचार तथा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। देखिए, अगर न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करें 65 वर्ष होता है, त्याग पत्र किसको सौंपते हैं न्यायाधीश? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। हटाया जाएगा, किसके द्वारा हटाया जाएगा? संसद के द्वारा। संसद अगर हटाएगी तो किस आधार पर हटाएगी? तो प्रमाणित कदाचार तथा संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। और संसद में आपको पता है कि 2/3 बहुमत से यह पारित होना चाहिए, दोनों ही सदनों में। संसद माने लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर यह पारित कर देती है तो फिर न्यायाधीशों को उस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है। अब देखिए, आर्टिकल पे आते हैं। न्यायाधीशों के वेतन की बात और कर लेते हैं। न्यायाधीशों के वेतन की बात कर लेते हैं। न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है? देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका वेतन होता है 2,80,000। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनका वेतन होता है 2,50,000। तो न्यायाधीशों के संबंध में हमने काफी चीजें पढ़ी। एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीशों के वेतन पढ़े, और अब जो है देखते हैं आर्टिकल नंबर 126। आर्टिकल नंबर 126। आर्टिकल नंबर 126 में है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, तो यहां पर भी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। ये किस वजह से दिया गया है? देखिए, जिस समय पर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर आसीन नहीं है, उस समय पर आर्टिकल नंबर 126 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। हालांकि यहां पर यह चीज याद रखना, जैसे कि आपको पता है कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो वरिष्ठता के आधार पर होती है, लेकिन यहां पर वरिष्ठता नहीं देखी जाएगी। राष्ट्रपति जिसको भी नियुक्त कर देगा वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो जाएगा। यहां पर 2 आर्टिकल इंपोर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 127 और आर्टिकल नंबर 128। आर्टिकल नंबर 127 और आर्टिकल नंबर 128। देखिए, आर्टिकल नंबर 127 जो संबंधित है वो है तदर्थ न्यायाधीशों से, तदर्थ न्यायाधीशों से। और आर्टिकल नंबर 128 जो संबंधित है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से। किस प्रकार से संबंधित है? तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का मतलब क्या है? तो देखिए, यहां पर एक चीज देखिए, अगर उच्चतम न्यायालय में कोरम पूरा नहीं होता है, यानी कि गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, यानी कि कोरम पूरा नहीं होता है, कोरम माने गणपूर्ति अगर पूरी नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश, ध्यान से सुनना, ऐसी कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से परामर्श लेकर सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। और ये तदर्थ न्यायाधीश कहां से लिए जाएंगे? जो कि हाई कोर्ट से संबंधित होंगे। ये तदर्थ न्यायाधीश कहां से लिए जाएंगे? जो कि हाई कोर्ट से संबंधित होंगे। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब यहां पर यह है जिनका की कार्यकाल पूरा हो चुका है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं है या गणपूर्ति पूरी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति से परामर्श लेकर वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, जो कि हाई कोर्ट से लिए जाएंगे, और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है जजेस के रूप में। हालांकि उनके वेतन और भत्ते वही रहेंगे।
अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के कुछ अधिकारों की, कुछ शक्तियों की। उच्चतम न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं, इसको ध्यान से देखना। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। देखिए सबसे पहले इसके लिए आर्टिकल नंबर 129 इंपोर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखना। 129 क्या है? अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अच्छा, अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या है? देखिए अभिलेखीय न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, अब जो है जो उसने जो निर्णय दिया वो सभी को फॉलो करना होगा। भविष्य में अगर उस तरह के केसेस आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो फैसला उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यानी कि जो एक बार फैसला सुना दिया गया है उसे एक अभिलेख के तौर पर रखा जाएगा और भविष्य में आने वाले उसी तरह के केसों पर उसी प्रकार का फैसला सुनाया जाएगा और सभी कोर्ट्स के लिए ये मान्य होगा। इसमें दो कंडीशन आपको याद रखना अभिलेखीय न्यायालय में। एक तो सभी न्यायालय इसका अनुसरण करेंगे, सभी न्यायालय इसका अनुसरण करेंगे। और दूसरी कंडीशन इसमें याद रखना है आपको, जो न्यायालय की अवमानना होती है, जो न्यायालय की अवमानना होती है वह भी आर्टिकल नंबर 129 में ही आती है। न्यायालय की अवमानना यानी कि न्यायालय के आदेशों का कोई पालन नहीं करता है तो न्यायालय उसे दंडित कर सकता है। अच्छा देखिए, इस न्यायालय की अवमानना में एक केस आपको याद रखना चाहिए जो कृष्ण जय मूर्ति का था। अच्छा, ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिनको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सजा सुनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरी शक्ति की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 131 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। देखिए उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का मतलब यह है कि उच्चतम न्यायालय में कौन कौन से केसेस जा सकते हैं, या फिर ऐसे बात करें कि वह केस सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही जा सकते हैं। कैसे केस? देखिए जहां पर एक तरफ भारत सरकार है, जहां पर एक तरफ भारत सरकार है और दूसरी तरफ उसके अपोजिट में कोई राज्य सरकार है, इस प्रकार का अगर कोई केस है तो वह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है। देखिए दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर कोई राज्य सरकार है और उसके अपोजिट में दूसरी राज्य सरकार है, यह केस भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। इस प्रकार के, या फिर ऐसा हो जाए एक भारत सरकार और कोई राज्य हो साथ में और अपोजिट में बाकी सारे राज्य हो, इस प्रकार के सारे केसेस कहां पर जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 131 में था। अच्छा, कोई सा आर्टिकल ऐसा है कि जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह दिल्ली में होगा? ऐसा कोई आर्टिकल है क्या? तो इसके लिए याद रखना, यह आर्टिकल नंबर है 130 और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह दिल्ली में होगा। इसके बाद और शक्तियों की इसकी बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 132 आर्टिकल नंबर 132 और इसको याद रखना, ये है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए जैसे कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केसेस जाता है, उस पर जो है सुनवाई होती है, तो फिर सुनवाई होने के बाद इसके विरुद्ध कहां पर जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में भी अगर फैसला आ जाए तो इसके विरुद्ध फिर कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं वो किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? 132 के तहत। तो 132 आर्टिकल क्या है कि हाई कोर्ट की सजा के विरुद्ध
हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यही आर्टिकल नंबर 132 है। इसको एक लाइन में लिख देते हैं। हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाना, यही अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 132 के तहत। अब देखिए आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर, देखिए यहां पर एक चीज आपको और समझनी चाहिए, जो कि मैं अभी आपको मौलिक अधिकारों में भी हम आगे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक है, लेकिन यहां पर भी उसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि वही उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में आता है। उच्चतम न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। किस आर्टिकल में ये है? ये आर्टिकल नंबर 32 में है। देखिए सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है आर्टिकल नंबर 32 में, क्योंकि आर्टिकल नंबर 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वही आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग है। वह 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है? जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। अब देखिए आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 137, इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये याद रखना। आर्टिकल नंबर 137, ये क्या है? निर्णयों की समीक्षा करना, निर्णयों की समीक्षा। देखिए आपको पता है कि जो संविधान का जो व्याख्या करने के लिए जो जिम्मेदारी होती है, जो संविधान की व्याख्या करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। अच्छा, निर्णयों की समीक्षा से यहां पर मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्णय दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आर्टिकल नंबर 137 के अकॉर्डिंग उन्हीं निर्णयों पर दोबारा समीक्षा कर सकता है और अपने ही निर्णयों को बदल सकता है, किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल नंबर 137 के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां पर निर्णयों की अगर समीक्षा की बात करें, जैसे सरकार ने कोई विधि का निर्माण किया है, तो उसको अगर वह जो है संविधान का अतिक्रमण करती है, यानी कि संविधान का उल्लंघन करती है, तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी समीक्षा कर सकता है। किस प्रकार से? देखिए यहां पर एक कंडीशन और याद रखनी है, कुछ ऐसे भाग है जहां पर अगर कुछ विधियां हैं तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वहां पर जो है वो 9th शेड्यूल में भी जोड़े जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उस पर समीक्षा कर सकता है। अब देखिए यहां पर एक कंडीशन और याद रखना, एक तो अनुसूची 9 को याद रखना और दूसरी कंडीशन याद रखना, जो भी विधि होती है अगर वो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी न्यायिक समीक्षा या उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है। ये दोनों चीजें आप देखें। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 143 पर। आर्टिकल नंबर 143 पर इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 143। ये मैं इंपोर्टेंट ही बता रहा हूं आपको सारे। 143 पर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। देखिए इसका मतलब क्या है? 143 आर्टिकल का मतलब क्या है? देखिए अगर राष्ट्रपति किसी लोकहित के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से चाहे तो परामर्श ले सकता है, और ये उसको शक्ति देता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 143। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार होता है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से
परामर्श लेने का अधिकार होता है आर्टिकल नंबर 143 के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको परामर्श दे या ना दे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई परामर्श दिया तो फिर राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति उसको माने या ना माने। ये आपस में खेल लेते हैं कभी कभी। आगे देखिए, यहां पर कुछ न्यायाधीशों से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हम देख लेते हैं। न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, न्यायाधीशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें सबसे पहले आपको देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जब संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया। हीरालाल जे कनिया ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, अगर यहां पर बात करें कि प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे एम हिदायतुल्लाह। ध्यान रखना, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया, ये 28 जनवरी 1950 में, जो फर्स्ट में मैं बता चुका हूं। प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। अच्छा, प्रथम सिख न्यायाधीश कौन थे? ये थे जगदीश सिंह खेहर, JS खेहर, जगदीश सिंह खेहर। उसके बाद देखते हैं सबसे कम समय तक और सबसे अधिक समय तक कौन मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा। तो सबसे कम समय तक देखते हैं, सबसे कम समय कमल नारायण सिंह। और ये ध्यान रखना, ये कमल नारायण सिंह जो थे, ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे सिर्फ और सिर्फ 17 दिन, सिर्फ और सिर्फ 17 दिन, ये याद रखना। और सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक कौन रहे? सबसे अधिक समय तक कौन रहे? तो ये रहे थे वाईवी चंद्रचूड़। देखिए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया, प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, प्रथम सिख न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह और सबसे अधिक समय तक वाईवी चंद्रचूड़। और ये रहे थे लगभग 7 साल तक, ये रहे थे लगभग 7 साल तक, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और आप याद रखना, ये पूछा जाए कभी भी कि ऐसे कौन से राज्यसभा सांसद हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। ऐसे कौन से राज्यसभा सांसद हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, तो उनका नाम याद रखना, KS हेगड़े। यानी कि ऐसे राज्यसभा सांसद जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, KS हेगड़े। अब देखिए, लास्ट अगर हम बात करें कि पद पर रहने वाले ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिनकी पद पर रहते ही मृत्यु हो गई, तो उसमें सिर्फ 2 नाम याद रखना, एक तो थे हीरालाल जे कनिया और एक थे S मुखर्जी। ऐसे 2 मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं जिनकी पद पर रहते ही मृत्यु हो गई, एक तो हीरालाल जे कनिया और एक थे S मुखर्जी। ये दोनों आप याद रखना, S मुखर्जी और हीरालाल जे कनिया, इन दोनों मुख्य न्यायाधीशों की मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गई थी। अब देखिए, ये तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा पढ़ा, आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे और भी जो है टॉपिक अब कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।